हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड साइंस क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि मैक्सिमम 6 अंक का है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन इस पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि अपन इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ये टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और इसको आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से पहचाना जाता है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और ये आपके 10th क्लास में भी है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, जो कि दो प्रकार की होती है। इसका पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको अपन बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ये कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान बोर्ड में, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो असंतुलित समीकरण है इसको अपन कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। उसके बाद में इसका दूसरा प्रकार जिसको अपन बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद अपन इसमें पढ़ने वाले हैं हिट एंड ट्रायल विधि, जिसका दूसरा नाम है अनुमान विधि। यानी हिट एंड ट्रायल विधि को अपन क्या कह सकते हैं, अनुमान विधि भी कह सकते हैं। और इसका उपयोग अपन कब करेंगे, जब असंतुलित समीकरणों को अपने को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। उस टाइम पे अपन हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा जो असंतुलित समीकरण है उसको अपन को क्या करना है, संतुलित करना है। तो असंतुलित समीकरणों को बैलेंस करने के लिए किस विधि का यूज करेंगे, अपन हिट एंड ट्रायल विधि को, जिसको अपन बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार है। आपके लगभग 8 से 10 रासायनिक अभिक्रिया दर की है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके सभी को अपन पढ़ने वाले हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। इसका एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया बोलो, योगात्मक अभिक्रिया बोलो या संकलन अभिक्रिया बोलो, ये तीन ही एक ही के नाम है। उसके बाद में अपन इसमें दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया ये एक ही नाम है। और आपको पता है कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। इसमें से पहला प्रकार है ऊष्मीय या तापीय अपघटन। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार है जिसका नाम है प्रकाश अपघटन, और इसका जो तीसरा प्रकार है लास्ट एंड, उसका नाम विद्युत अपघटन। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की है, ऊष्मीय या तापीय अपघटन, उसके बाद है प्रकाशीय अपघटन, और तीसरा है विद्युत अपघटन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन के बाद में अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अगली अभिक्रिया आपकी रहेगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स के बाद अपन पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और लास्ट में आपकी जो अभिक्रिया है उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। उसके बाद में आपका लास्ट 10 टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसके कौन कौन से प्रभाव है। तो इसमें आपके 2 टॉपिक दे रखे हैं। इसका पहला टॉपिक है संक्षारण और दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। इस प्रकार से आपका चैप्टर रहने वाला है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अपने सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसमें अपन सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में, पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुणों में चेंज आएगा लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, है ना। भौतिक गुणों का मतलब हो सकता है जैसे कि रो
रंग, आकार, आयतन, इस प्रकार से अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक गुणों में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रासायनिक गुणों का मतलब है कि जब भी रासायनिक गुणों में चेंज होगा तब तब नया पदार्थ बनेगा, ठीक है ना। जब भी रासायनिक गुणों में क्या होगा, चेंज, तो क्या कौन सा पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ। लेकिन भौतिक गुणों में चेंज होने के बाद में नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल भौतिक गुणों में ही चेंज होगा, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी रासायनिक गुणों में चेंज होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जब भी रासायनिक गुणों में चेंज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें केवल कौन से गुणों में, जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में। लेकिन लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसके विपरीत अपन रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, कौन से गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कौन से गुणों में, केवल और केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन में जब रासायनिक गुणों में चेंज होगा तो इसमें नया पदार्थ बनेगा हमेशा। कौन सा पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब जब रासायनिक गुणों में चेंज आएगा तब तब नया पदार्थ बनेगा, और जब भौतिक गुणों में चेंज आएगा लेकिन रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि भौतिक गुणों में चेंज होगा लेकिन रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक गुणों में चेंज हो रहा है लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक गुणों में नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन रासायनिक गुणों में चेंज आने की वजह से रासायनिक परिवर्तन में क्या बनेगा, नया पदार्थ। इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कि बर्फ है ना। जब अपन बर्फ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि बर्फ को पिघलाते हैं या गर्म करते हैं, तो बर्फ किसमें चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है ना। जब आपने बर्फ को गर्म करा तो बर्फ किसमें चेंज हो जाएगा, पानी में। यदि आपने पानी को और ज्यादा गर्म करा तो पानी किसमें चेंज हो जाएगा, जल वाष्प में। किसमें चेंज हो जाएगा, जल वाष्प में। अब आपने बर्फ को गर्म करा तो बर्फ पानी में बदल गया, आपने पानी को और गर्म करा तो पानी किसमें चेंज हो गया, जल वाष्प में। तो मुझे बताओ यहाँ पे भौतिक गुणों में, कौन से गुणों में, केवल और केवल भौतिक गुणों में चेंजेस आ रहा है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भौतिक गुणों का मतलब जैसे कि रूप, रंग, आकार, आयतन। अगर रूप, रंग, आकार, आयतन में चेंज होता है तो उसको अपन बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भौतिक गुणों में चेंज हुआ, कहने का मतलब ये है कि जो बर्फ है ये सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है। उसके बाद में जो पानी है ये द्रव होता है यानी कि लिक्विड होता है। उसके बाद में जो जल वाष्प है ये गैस अवस्था में होता है। तो मुझे बताओ, जो पहले तो बर्फ था, बर्फ को आपने गर्म करा तो गर्म करने के बाद ये पानी बन गया, पानी को आपने और गर्म करा तो ये जल वाष्प में चेंज हो गया। तो मुझे बताओ जो बर्फ है इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, H2, ठीक है ना। उसके बाद जो पानी है इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, H2। और जो जल वाष्प है इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, H2 होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे भौतिक गुणों में, कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में चेंज हुआ, यानी कि इसकी अवस्था में चेंज हुआ। जैसे कि मान लो बर्फ है, ये पहले सॉलिड यानी ठोस था, ठोस अवस्था में। उसके बाद में आपने बर्फ को गर्म करा तो गर्म करने के बाद में किस में चेंज हो गया, पानी में चेंज हो गया, ठीक है ना, यानी लिक्विड बन गया। और आपने पानी को और गर्म करा तो ये जल वाष्प में चेंज हो गया यानी कि गैस अवस्था में। तो देखो कहने का मतलब यह है कि जो बर्फ था उसका सूत्र भी H2 है, पानी का सूत्र भी क्या है, H2 है, और जल वाष्प का जो फॉर्मूला वो भी क्या है, H2 हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई नया पदार्थ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बर्फ भी पानी है, पानी भी पानी है, और जल वाष्प भी क्या है, पानी है। यहाँ नया पदार्थ नहीं बना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्थाओं में क्या हुआ है, परिवर्तन, यानी भौतिक गुणों में चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है, अगर भौतिक गुणों में चेंज आ रहा है लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन होता है,
लेकिन भौतिक गुणों में कोई चेंज नहीं होता है। जब जब भी रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तब तब क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। इसको देखो अपन किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि जल का बनना, तो जब भी जल का बनना होता है तो अपन क्या करते हैं, देखो H2 की क्रिया अपन किससे करवाते हैं, H2 की क्रिया अपन किससे करवाते हैं बताओ, O2 से करवाते हैं, तो क्या बनता है बताओ, H2 बनता है, यानी कि जल बनता है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो हाइड्रोजन है इसकी क्रिया किससे करवाई, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है ना। तो H2 प्लस O2 क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, H2 यानी जल बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। देखिए कैसे क्या बनता है, देखो जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है इसका उपयोग अपन करते हैं रॉकेट ईंधन में, किसमें करते हैं, रॉकेट ईंधन में। उसके बाद में जो ऑक्सीजन गैस है इसका उपयोग अपन करते हैं किसी भी पदार्थ का दहन कराने में। अगर आपको किसी भी पदार्थ का दहन करवाना है या किसी पदार्थ को जलाना है तो आपको कौन सी गैस का उपयोग करना पड़ेगा, O2 गैस का, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो H2 गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, इसका उपयोग अपन करते हैं रॉकेट ईंधन के रूप में। उसके बाद में जो O2 गैस है इसका उपयोग अपन करते हैं किसी भी पदार्थ के दहन में, ठीक है ना। अब देखो इसका तो रॉकेट ईंधन में यूज करते हैं, इसका किसी भी पदार्थ के दहन में यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों की क्रिया करने के बाद में क्या बनता है, जल बनता है, क्या बनता है, जल, ठीक है ना। अब जो जल है इसका जो गुण है, इसका जो गुण रहेगा वह इन दोनों से क्या रहेगा, अलग रहेगा, भिन्न रहेगा। देखो ये जलाने में सहायक है, जो ऑक्सीजन गैस है जलाने में सहायक है। इसके विपरीत जो H2 है ये आग को बुझाने का काम करता है, क्या करता है, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो मुझे बताओ यहाँ नया पदार्थ बना है या नहीं, बिल्कुल नया पदार्थ बना है ना। क्योंकि अपन कह रहे हैं कि O2 क्या करती है, आग लगाने का काम करती है, जबकि जल यानी कि H2 क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। इसके विपरीत देखो आप अलग देखते हैं, देखो जो हाइड्रोजन है ये गैस होती है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये भी क्या होती है, गैस होती है, लेकिन जो H2 ये क्या है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे कि आपने कार्बन का या लकड़ी का दहन कराया, यानी कि आपने कार्बन की क्रिया किससे करवाई बताओ, O2 से करवाई, है ना। जब भी आप कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है बताओ, CO2 बनता है ना, और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो आपने कार्बन की क्रिया या लकड़ी का दहन करवाया मान लो, तो कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस, और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो मुझे बताओ जो लकड़ी है ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, उसके बाद जो गैस है ऑक्सीजन गैस, है ना, यानी कि गैस होती है। उसके बाद आप देखो, मुझे इधर देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि जो कार्बन है ना, ये सॉलिड होता है, और जो ऑक्सीजन है ये गैस है। अब ये दोनों क्रिया करने के बाद क्या बनाता है बताओ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब इसमें आप मुझे बताओ जो ऑक्सीजन गैस है ये जलाने का काम करती है ना, किसी भी पदार्थ को जलाने का काम करती है। उसके विपरीत जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आग को बुझाने का काम करती है। तो देखो यहाँ पे नया पदार्थ बना है, जो ऑक्सीजन गैस है ये आग लगाने का काम करती है, उसके विपरीत जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आग को बुझाने का काम करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है, नया पदार्थ, जबकि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आपको इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आपने बर्फ को गर्म करा, पानी बन गया, पानी को और गर्म करा तो पानी किस में चेंज हो गया, जल वाष्प में। उसके विपरीत, इसके विपरीत आप ना ऐसे देख सकते हैं कि जो जल वाष्प है अगर आप इसको क्या करते हो बताओ, ठंडा करते हो, जल वाष्प को क्या करते हो, ठंडा करते हो, तो ठंडा करने के बाद जो जल वाष्प है इससे क्या बन जाएगा बताओ, पानी बन जाएगा। अगर आप पानी को और क्या करोगे, और ज्यादा ठंडा करोगे तो ठंडा करने के बाद पानी किसमें चेंज हो जाएगा, बर्फ में। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक अवस्था को अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने बर्फ से पानी बनाया, पानी से जल वाष्प का निर्माण हुआ, तो आप जल वाष्प से वापस क्या बना सकते हो, पानी बना सकते हो, और पानी से वापस क्या बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक परिवर्तन में आप पूरे प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन का दहन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस से कार्बन को प्राप्त नहीं कर सकते हो, यानी लकड़ी को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो तात्पर्य यह है कि रासायनिक परिवर्तन में आप नए पदार्थ का निर्माण तो कर सकते हो, लेकिन जो पदार्थ बनेगा उससे आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है,
क्या होता है बताओ? ये अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब है अनटेम्परेरी, यानी कि आपने पानी को बर्फ से पानी बनाया, यानी कि आपने बर्फ से पानी बनाया, पानी से किसका निर्माण हुआ? जलवाष्प। तो आप उन्हें जलवाष्प से पानी बना सकते हो, पानी से बर्फ बना सकते हो। तो ये अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी परिवर्तन है ना? कौन सा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन कैसे है? स्थायी परिवर्तन कैसे है? देखो, कार्बन का दहन करवाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या नहीं बना सकते हो? कार्बन नहीं बना सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हैं जैसे कि दूध से किसका बनना? दही का बनना। दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना भी कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही का बनना भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो कहने का तात्पर्य है कि दूध से आप क्या बना सकते हो? दही बना सकते हो, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन। उसके बाद जो भौतिक परिवर्तन है इसमें समय कम लगता है। इसमें समय समय कम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? और इसमें समय क्या लगता है बताओ? इसमें समय अधिक लगता है। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है और जो रासायनिक परिवर्तन है, इन दोनों में अपन क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिख सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवाने वाला हूं, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट लिखिए। तो चलिए देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। इसमें आप एक सारणी बनाइए। एक तरफ लिखिए भौतिक परिवर्तन, एक तरफ लिखिए भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक तरफ लिखिए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें अंतर। और अंतर करने से पहले इन दोनों के बीच में डिवोर्स करवा दीजिए, यानी कि लाइन, ठीक है ना? देखो इसका पहला पॉइंट कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, है ना? तो वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों का मतलब होता है रूप, रंग, आकार, आयतन। रूप, रंग, आकार, आयतन, यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन लेकिन रासायनिक गुणों में लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके अपोजिट अपन रासायनिक परिवर्तन में क्या लिख सकते हैं? वह परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन लेकिन भौतिक गुणों में भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता है,
कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, कौन से गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में दूसरा पॉइंट है, इसमें इसमें नया पदार्थ, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें इसमें नया पदार्थ बनता है। उसके बाद में इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पुनः इसमें पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक पदार्थ की पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। और इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्रारंभिक पदार्थ की पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें चौथा पॉइंट है, यह अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि यह अस्थायी परिवर्तन है। और ये कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। यह स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। उसके बाद में अपन लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट, इसमें समय कम लगता है, इसमें समय कम लगता है, इसमें समय कम लगता है। और इसमें समय अधिक लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। जैसे दूध से दही बनेगा या लोहे पे जंग लगेगा ना, तो दूध से दही बनने में काफी टाइम लगता है और लोहे पे जंग लगने में भी काफी टाइम लगता है। तो इसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। उसके बाद में अपन और भी लिख सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन कितनी दिशाओं में, दो दिशाओं में संपन्न होता है। यानी बर्फ से पानी, और पानी से क्या बना सकते हैं अपन, जलवाष्प। और वापस से अपन जलवाष्प से क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। और पानी से वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो भौतिक परिवर्तन है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है ये एक ही दिशा में संपन्न होता है। यानी कि आपने दूध से दही बना दिया, क्या बना दिया, आपने दूध से दही बना दिया, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जो रासायनिक परिवर्तन है ये एक ही दिशा में संपन्न होता है, जबकि जो भौतिक परिवर्तन है ये कितनी दिशाओं में संपन्न होता है, दो दिशाओं में। तो आप इसके बाद में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। छठे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, उदाहरण। उदाहरण में देखो, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है मोमबत्ती, मोमबत्ती या मोमबत्ती या मक्खन का पिघलना, मोमबत्ती या मक्खन का पिघलना, मोमबत्ती या मक्खन का पिघलना। इसके बाद में इसके और भी एग्जांपल इधर देख लो आप। यानी कि पहला है जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती या मक्खन का पिघलना। उसके बाद है बल्ब का जलना। तो बल्ब का जलना भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है कागज का फटना, कागज का फटना। तो कागज का फटना भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन।
ठीक है ना। उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि सलादों को काटना, है ना, सलादों को काटना है, लकड़ी का कटना, सलादों का सलादों को काटना या लकड़ी को काटना। ठीक है, इस प्रकार से किसके एग्जाम उदाहरण है, सबके सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, और ये सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन इस चैप्टर में पूरे के पूरे रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको रासायनिक परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी आपको याद होने चाहिए। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका, सबसे पहला एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। दूसरा एग्जाम्पल इसका, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कागज या कागज या लकड़ी का जलना, कागज या लकड़ी का जलना। ठीक है, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। अगला एग्जाम्पल है श्वसन, है ना। उसके बाद है साग सब्जी का कीड़वन, साग सब्जियों का कीड़वन, साग सब्जियों का कीड़वन। ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है, ये सबके सब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक नया पदार्थ है। मोमबत्ती का जलना, यानी कि जब आप मोमबत्ती को जलाओगे तो जलाने के बाद में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और साथ में आपको ऊष्मा भी मिलेगी। उसके बाद है कागज या लकड़ी का जलना। उसके बाद है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी कौन सा परिवर्तन है, तो भोजन का पाचन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन का डाइजेशन होने के बाद नया पदार्थ बनता है। उसके बाद श्वसन अभिक्रिया भी क्या है, श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है शाक सब्जियों का किण्वन, जब भी शाक सब्जियों का किण्वन होता है तो एक प्रकार से क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जब आप जल का वाष्पीकरण करते हो तो बिल्कुल भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। मोमबत्ती या मक्खन का पिघलना, इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे बल्ब का जलना, तो बल्ब का जलना भी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कागज का फटना, कागज का फटना भी कौन सा परिवर्तन है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि आपके पास कागज है और आपने कागज को फाड़ दिया, तो पहले भी कागज था, वो फटने के बाद भी वो क्या रहेगा, कागज रहेगा। उसके बाद क्या है, सलादों को काटना या लकड़ी को काटना। आपके पास एक लकड़ी का गट्टा है, ठीक है ना, लकड़ी का गट्टा है। अगर आपने लकड़ी के गट्टे को 100 टुकड़े कर दे, तो 100 टुकड़े करने के बाद भी उसको आप लकड़ी ही बोलोगे, ऐसा नहीं कि उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा पॉइंट है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि अपन ने देखा था जल का वाष्पीकरण, तो जल के वाष्पीकरण में इसमें नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बनता है। उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि बर्फ को गर्म करा, पानी हो गया, पानी को गर्म करा, जल वाष्प, तो आप जल वाष्प से पानी बना सकते हो और पानी से वापस क्या बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो। तो इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना नया पदार्थ बन चुका है, लेकिन आप
दही से क्या नहीं बना सकते हो, दूध नहीं बना सकते हो, है ना। तो इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद देखो अगला, ये अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। जबकि ये कौन सा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। इसमें समय कम लगता है, इसमें समय अधिक लगता है, और आपने एग्जाम्पल देखे हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज अपन ने पढ़ा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और इसके बाद जो क्लास आने वाले हैं उसमें अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, और जो रासायनिक समीकरण है कितने प्रकार के। इस प्रकार से अगली क्लास अपनी रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।